हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा। मेरा नाम है शताक्षी सिंह। आज तारीख है 16 जनवरी की और दिन है मंगलवार का। चलिए आपको बताते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। घने कोहरे और कड़ाके की ठंड से अभी नहीं मिलेगी राहत। दिल्ली, यूपी और बिहार समेत कई राज्यों में शीतलहर का अलर्ट। इलेक्शन में एआई का इस्तेमाल नहीं करने देगा ओपन एआई। कंपनी ने कहा चुनावों की निष्पक्षता बनाए रखना जरूरी। ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने दी शिवलिंग वाली जगह की साफ सफाई करने की इजाजत। अब एयरपोर्ट पर होंगे वॉर रूम। विमान में देरी और यात्रियों की सुविधा के लिए नया एसओपी जारी। हूतियों के रडार पर नहीं भारत। ईरान में जयशंकर बोले लाल सागर में हमलों से हमारा नुकसान। किम जोंग उन ने अपने देशवासियों से किया आह्वान। कहा दक्षिण कोरिया को माने सबसे बड़ा दुश्मन। डीप फेक के खिलाफ 7 दिन में नए नियम। सोशल मीडिया फर्म्स पर एक्शन लिया जा सकेगा। कल सचिन का डीप फेक वीडियो आया था। जापान में 122 यात्रियों को ले जा रहे बोइंग प्लेन के साथ हादसा। पक्षी से टकराने के बाद लगी आग। फिल्म फेयर अवार्ड 2024 नॉमिनेशंस में बजा पठान का डंका। रेस में शामिल एनिमल और टाइगर 3। मेसी बने फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर। हॉलैंड एम्बापे को हराया। अब खबरें विस्तार से जान लीजिए। उत्तर भारत के कई राज्य शीतलहर की चपेट में हैं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मंगलवार सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिस वजह से कई उड़ानों में भी देरी हुई। इस बीच मौसम विभाग ने भीषण ठंड को लेकर चेतावनी दी है। उत्तर भारत में मौसम की स्थिति पर आईएमडी वैज्ञानिक सोमा सेन ने बताया कि दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों के मौसम में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा, पंजाब में अगले 2 से 3 दिनों तक भीषण ठंड का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही कोहरे की स्थिति भी बनी रहेगी। बता दें कि आज सुबह घना कोहरा होने के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लगभग 30 उड़ानों में देरी हुई। इसके अलावा 17 उड़ानों को रद्द कर दिया गया। मौसम विभाग ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के आयानगर और सफदरजंग में 25 मीटर की विजिबिलिटी दर्ज की गई, जबकि रिज और पालम क्षेत्रों में 50 मीटर की विजिबिलिटी दर्ज की गई। घने कोहरे के कारण मंगलवार को दिल्ली जाने वाली कुल 30 ट्रेनें भी देरी से चली। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। यूएस बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ओपन एआई ने कहा कि एआई का इस्तेमाल भारत में लोकसभा चुनाव कैंपेन के लिए नहीं किया जा सकेगा। चुनाव निष्पक्ष आधार पर होना जरूरी है। ओपन एआई ने सोमवार को कहा कि वो कुछ ऐसे टूल लाएगी जिससे डीप फेक वीडियोस, फोटोज और फेक न्यूज को रोका जा सके। ओपन एआई का कहना है कि यूजर्स चैट जीपीटी के जरिए रियल टाइम जानकारी हासिल कर सकेंगे। चैट बॉट ने सूचना कहां से ली है, इसके लिए वो लिंक्स भी अटैच करेगी। फिलहाल चैट जीपीटी में ये फीचर नहीं है। कंटेंट को इस्तेमाल करने के लिए कंपनी CNN, फॉक्स न्यूज, टाइम्स और ब्लूमबर्ग समेत कई मीडिया संस्थानों के साथ बातचीत कर रही है। एक्सेल, स्प्रिंगर, SE और एसोसिएट प्रेस के साथ कंपनी पहले ही समझौता कर चुकी है। ओपन एआई ने कहा कि वो ऐसा टूल लाने जा रहे हैं जिससे एआई से जनरेट तस्वीरों को पहचानने में मदद होगी। इसके लिए कंपनी तस्वीरों को एनकोड करना शुरू करेगी। इससे यूजर्स को तस्वीर बनाने वाले और बनाने के समय तक की जानकारी मिल सकेगी। इससे लोग ये पता लगा सकेंगे कि कोई तस्वीर असली है या उसे कंप्यूटर की मदद से तैयार किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट से हिंदू पक्ष को राहत मिली है। अदालत ने हिंदू पक्ष की ओर से दायर एक याचिका को स्वीकार कर लिया है। याचिका में मस्जिद के वजूखाने के पूरे क्षेत्र की सफाई करने और स्वच्छता की स्थिति बनाए रखने के निर्देश देने की मांग की गई थी। अदालत ने हिंदू पक्ष को वजूखाने की सफाई की अनुमति दे दी है। अदालत ने कहा सफाई कार्य जिलाधिकारी की देखरेख में होना चाहिए। दरअसल हिंदू पक्ष ने वजूखाने को खोलकर वहां सफाई की मांग की थी। इस मांग का मस्जिद पक्ष ने भी विरोध नहीं किया। वजूखाने में शिवलिंग जैसी रचना मिलने पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जगह सील की गई थी। बता दें कि वजूखाने में ही शिवलिंग मिलने का दावा किया जाता है। इससे पहले अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सर्वे की रिपोर्ट फिलहाल सार्वजनिक न करने के आदेश दिए थे। कोर्ट का आदेश है कि 24 जनवरी तक ना तो सार्वजनिक की जाएगी और न ही मंदिर या मस्जिद पक्ष को दी जाएगी। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने शनिवार को यह आदेश दिया था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में घने कोहरे की स्थिति के बीच एयरलाइंस को अपनी उड़ानों को डाइवर्ट करने या देरी करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इससे यात्रियों को भारी समस्या हो रही है, जिसको देखते हुए विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को निकट भविष्य में स्थिति को कम करने के लिए एयरलाइनों को मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। सिंधिया ने लोगों को यह भी आश्वासन दिया कि सभी हितधारक कोहरे से संबंधित प्रभाव को कम करने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट लिखा, कोहरे से उत्पन्न व्यवधानों को देखते हुए और यात्रियों की असुविधा को कम करने के लिए कल सभी एयरलाइनों को मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि SOP जारी की गई।
क्या है इस एसओपी में वो भी जान लीजिए। सभी 6 मेट्रो हवाई अड्डों के लिए हर दिन 3 बार घटना की रिपोर्टिंग मांगी गई है। एसओपी और CAR की निगरानी और नियमित रूप से रिपोर्ट की जाएगी। हवाई अड्डों पर वॉर रूम स्थापित किए जाएंगे। 6 मेट्रो हवाई अड्डों पर एयरलाइन ऑपरेटरों की यात्री असुविधा के संबंध में किसी भी मुद्दे का तुरंत समाधान करने के लिए कहा गया है। 24 घंटे CISF की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। रिकॉर्पोरेटिंग के बाद दिल्ली हवाई अड्डे पर कैट 3 के रूप में RWY 10/28 का परिचालन भी किया जाएगा। बढ़ते हैं विदेशी खबरों की तरफ। हूती विरोधियों को ईरान का समर्थन हासिल है और वो पश्चिमी देशों के खिलाफ काम कर रहे हैं। भारत सीधे तौर पर हूतियों के रडार पर नहीं है। न्यूज 18 को मिली एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। इसके मुताबिक ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और हिजबुल्लाह मिलकर हूतियों को ट्रेनिंग देते हैं। साथ ही ये जहाजों के जरिए हूती विरोधियों को ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइलें और दूसरे हथियार भी पहुंचाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीन इसे फैक्ट्री बनाने, हथियारों के पार्ट्स की तस्करी करने और कई मामलों में सलाह देने का काम करते हैं। दूसरी तरफ ईरान पश्चिमी देशों के खिलाफ भारत को एक सहयोगी के तौर पर देखता है। दरअसल ईरान मुस्लिम देशों का लीडर बनना चाहता है। हालांकि ईरान शिया समुदाय वाला देश है, जबकि भारत में ज्यादातर सुन्नी समुदाय के लोग रहते हैं। लाल सागर और हिंद महासागर में लगातार हो रहे हूतियों के हमलों को लेकर भारत और चीन ने चिंताएं जताई हैं। ऐसे में ईरान को डर है कि कहीं इस मुद्दे पर दोनों देश अमेरिका के साथ न चले जाएं। ईरान भारत को ये संकेत देना चाहता है कि वो भारत के साथ है। इसी कड़ी में भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर भी सोमवार को 2 दिन के दौरे पर ईरान पहुंचे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने सोमवार को संविधान को बदलने का आह्वान किया ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि दक्षिण कोरिया को प्राथमिक दुश्मन के रूप में देखा जाए, और चेतावनी दी कि उनका देश युद्ध से बचने का इरादा नहीं रखता है। राज्य मीडिया KCNA ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। उत्तर कोरिया की रबर स्टैम्प संसद सुप्रीम पीपुल्स असेंबली में एक भाषण के दौरान किम ने कहा कि उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि दक्षिण के साथ एकीकरण अब संभव नहीं है, और सियोल प्रशासन के पतन और अवशोषण द्वारा एकीकरण की मांग करने का आरोप लगाया। किम ने कहा कि उत्तर कोरियाई लोगों को शिक्षित करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए कि दक्षिण कोरिया एक प्राथमिक दुश्मन और अपरिवर्तनीय प्रमुख दुश्मन है, और उत्तर कोरिया के क्षेत्र को दक्षिण से अलग परिभाषित किया जाना चाहिए। KCNA ने किम के हवाले से कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन इसे टालने का हमारा कोई इरादा नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जापान में 122 यात्रियों को ले जा रहे एक बोइंग प्लेन के इंजन में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। ये विमान दक्षिण कोरिया के इंचियोन हवाई अड्डे पर उतरने वाला था। विमान के स्टारबोर्ड इंजन में उस समय आग लगी जब एक पक्षी इससे टकरा गया। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। स्थानीय मीडिया आउटलेट TBS न्यूज डिग के मुताबिक एयरलाइन टी-वे एयर का बोइंग 737-800 प्लेन ने जापान की राजधानी टोक्यो के नरीता इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। ये विमान स्थानीय समय के अनुसार 9:30 पर दक्षिण कोरिया के इचोयिन हवाई अड्डे पर उतरने वाला था। इससे पहले ही विमान से पक्षी टकरा गया और इंजन में आग लग गई। हालात तब गंभीर बन गए जब इंजन से आग की लपटें निकलने लगी और ये धीरे धीरे विमान के पिछले हिस्से में पहुंचने लगी। इसके बाद पायलट ने यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपातकालीन लैंडिंग कराई। घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जिसमें उड़ते विमान में आग की लपटें साफ दिखाई दे रही हैं। स्थानीय जापानी मीडिया चैनल्स में दिखाए गए वीडियो में विमान को उतारने का प्रयास करते हुए दिखाया जा रहा है और उससे आग की लपटें निकल रही हैं। दावा किया जा रहा है कि विमान में सवार एक यात्री ने इस वीडियो को बनाया है। बात करते हैं मनोरंजन जगत की। फिल्म फेयर अवार्ड भारत के प्रतिष्ठित अवार्ड समारोह में से एक है। जल्द ही 69वें फिल्म फेयर अवार्ड सेरेमनी का आयोजन होने जा रहा है। समारोह से पहले नॉमिनेशन लिस्ट की अनाउंसमेंट कर दी गई है। इस बार नॉमिनेशन में पठान के जलवे हैं। सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी पठान साल 2023 की सुपरहिट फिल्म थी। दुनिया भर में जादू चलाने वाली इस फिल्म का अब फिल्म फेयर अवार्ड में भी दबदबा है। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण स्टारर को 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 15 कैटेगरीज में नॉमिनेट किया गया है। पठान के बाद जिस फिल्म ने फिल्म फेयर की नॉमिनेशन में सबसे ज्यादा बाजी मारी वो रणबीर कपूर की एक्शन फिल्म एनिमल है। संदीप रेड्डी वांगा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को 13 कैटेगरीज में नॉमिनेट किया गया। वहीं विक्रांत मेसी स्टारर 12th फेल को 7 और टाइगर 3 को 2 कैटेगरीज में नॉमिनेट किया गया है। बात कर लेते हैं खेल जगत की। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने फीफा के फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लिया है। उन्हें PSG और इंटर मियामी क्लब के साथ नेशनल टीम के लिए परफॉर्मेंस के आधार पर अवार्ड मिला। मेसी ने लगातार दूसरे साल ये अवार्ड जीता है।
स्पेन की आइताना बोनमती विमेंस फुटबॉल ऑफ द ईयर बनी। वो बार्सिलोना के लिए क्लब फुटबॉल खेलती हैं। वहीं मैनचेस्टर सिटी के पेप ग्वार्डियोला की बेस्ट कोच का अवार्ड मिला है। फुटबॉलर ऑफ द ईयर की रेस में मेसी के साथ नॉर्वे के अर्लिंग हॉलैंड और फ्रांस के किलियन एम्बापे भी थे। एम्बापे को वोटिंग में 35 पॉइंट्स मिले और वो तीसरे नंबर पर रहे। हॉलैंड को मेसी के बराबर 48 पॉइंट से मिले। टॉप पोजीशन टाई हो गई थी, तब टाई ब्रेकर का इस्तेमाल किया गया। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा।